नमस्कार बच्चों, आपका देश राज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम रिवीजन की सीरीज में, रिवीजन की श्रृंखला में नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार लवण लेकर आए हैं, जिसे हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एसिड यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, इसमें हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ये हमारे अम्ल हैं, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होता है, इसका मेन डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। अम्ल वह होते हैं जिनका श्योर टेस्ट यानी कि ये खट्टे होते हैं, ये हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो होते हैं टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। और ये सॉपी टच होते हैं, यानी कि जैसे हम साबुन को टच नहीं करते, है ना, साबुन को हम जब टच करते हैं, साबुन जैसा स्पर्श होता है, इनका स्पर्श होता है, यानी इस तरह से होते हैं ये। अगर हम एक्वेशियस सॉल्यूशन की बात करें, जिसे हम कहते हैं जलीय विलयन, जलीय विलयन, तो जलीय विलयन में यानी कि पानी में अगर ये घुले होते हैं तो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। H पॉजिटिव आयन यानी कि धनात्मक आयन, धनात्मक आयन देते हैं। और ये OH ऋणात्मक आयन देते हैं, ऋणात्मक आयन। अगर हम ब्लू लिटमस लें और उसमें इसकी कुछ बूंदें डालें अम्ल की, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम रेड लिटमस लें तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। स्ट्रॉन्ग बेस के दिए हैं KOH, NOH, KOH का होल ट्वाइस। वीक एसिड जो दुर्बल, स्ट्रॉन्ग को हम हिंदी में कहते हैं प्रबल अम्ल, और ये दुर्बल अम्ल। यहां पर ये क्षार हो जाएंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये होंगे जिसमें यानी कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार वो होंगे जिसमें बेस की क्वांटिटी यानी कि ज्यादा होगी। वीक एसिड में यानी कि वो एसिड तो होगा लेकिन वो एसिड की जो क्वालिटी होगी वो बहुत कम होगी। ऐसे वीक बेस में यानी दुर्बल क्षार में बेस की यानी कि क्षार की क्वालिटी कम होगी। यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी है कि नोट करके हमने समझाने की कोशिश की है। डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल, तनु अम्ल, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की कम होती है। अम्ल कम होता है इसमें, अम्ल जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर, तो यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और यानी कि एसिड जो होता है वो कम होता है, एसिड जो होता है वो कम होता है, ठीक है। यहां पर एल्काइल्स की बात करी जा रही है। एल्काइल्स सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी में घुलनशील, पानी में या जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो घुलनशील जो होंगे उनमें OH स्पेशली देख लें आप, NOH, KOH ही घुलनशील आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, एसिड बेस पढ़ लिया। अगर हम अम्ल और क्षार को मिला दें तो वो सॉल्ट बनता है। यानी कि अगर अम्ल और क्षार को मिला दें, अम्ल ले लें और क्षार ले लें, तो वो लवण बनता है, लवण, सॉल्टी, जिसे आप नमक कहते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन उसे शुद्ध हिंदी में लवण बोलते हैं। ये स्वाद में नमकीन होते हैं। इसमें KCl आ गया, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नाम सुना होगा, ठीक है बच्चों। ये आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आपको नए टॉपिक की ओर ले चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों,
हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जान चुके हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है, क्षार है या सॉल्ट है? तो हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने कहा इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम सूचक कहते हैं, हिंदी में सूचक। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग क्या करते हैं, वो बदल देते हैं, या सुगंध बदल देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना? तो इंडिकेटर में हमारा 3 टाइप के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होते हैं, दूसरे हमारे होते हैं कृत्रिम, और ये हमारे होते हैं गंधीय सूचक, यानी कि गंध आती, जिसकी सुगंध आती है। यहां पर पहला जो एग्जाम्पल है वो लिटमस का है कि लिटमस क्या करता है कि जो एसिड होता है उसको रेड, एसिड वाले सॉल्यूशन में वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस वाले में क्या कहते हैं, ये रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये लाल पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी की पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट यानी कि रस, पत्तियों का रस, ये फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया है प्लांट। ठीक है ना? ये फिनोप्थलीन है, गोलियां देखी होंगी, मिथाइल ऑरेंज, ये सब नाम मैंने बताए, ये इंग्लिश के हिंदी में सेम रहेंगे। तो इसमें हम टर्मरिक की बात कर रहे थे, इसमें कोई बदलाव नहीं आता एसिडिक में, लेकिन बेस में ये रेड हो जाती है। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन प्लांट ये ब्लू हो जाता है, और ये पिंक कलर का कलर चेंज करता है। रेड कैबिज लीफ स्टेक यानी कि लाल पत्ता गोभी की पत्ते के स्टेक्स यानी कि रस, ये रेड कलर यानी कि लाल रंग का हो जाता है, और ये ग्रीन यानी कि हरा हो जाता है। ठीक है? फिर यह फ्लोप्थेनिन आ गया। फ्लोप्थेनिन में कोई रंग नहीं रहता, कलरलेस है, यानी कि रंगहीन, और ये गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी पिंक कलर का हो जाएगा। यहां पर मिथाइल ऑरेंज की बात हो रही है, मिथाइल ऑरेंज ये रेड कलर का हो जाता है, और ये यहां पर एस बेसिक में ये हमारा पीले कलर का हो जाता है। ऑल फैक्ट्री में यानी कि गंधे सूचक में ऑनियन, यानी कि अगर हम प्याज में कोई चीज देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देती है, जिसे हम, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो अपने गुण के अनुसार देती है, तीक्ष्ण क्या कहते हैं, गंध देती है बहुत, यानी कि ऐसी आती है कि जो नाक में आके बहुत तेजी से लगती है, तीक्ष्ण गंध। वनीला ये वैसी के वैसी स्मेल रहती है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता। और क्लोव ऑयल्स यानी कि लौंग का तेल, क्लोव माने होती है लौंग का तेल, इसमें वैसी की वैसी ही स्मेल रहती है, लेकिन जैसे ही इन्हें बेस में रखा जाता है तो इसमें स्मेल नहीं आती, यहां भी स्मेल नहीं आती, ये भी अपनी स्मेल खो देता है, यानी कि सुगंध खो देता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि इंडिकेटर वह है जो हमें सूचक दे, यानी सूचना दे, बताएं कि ये कि अम्ल है कि क्षार है। तो इस टेबल को हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसके याद रखने पर अगर हम किसी भी चीज का, अगर वो अम्ल है क्षार है, अगर हम पता करना चाहते हैं तो कलर के द्वारा और उसकी गंध के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। ठीक है बच्चों, इतना ही समझेंगे। देखिए बच्चों, अभी तो हमने नेचुरल और क्या कहते हैं सिंथेटिक्स और ऑल फैक्ट्री के बारे में तो जाना, लेकिन हमें ऐसे सूचक यानी इंडिकेटर की जरूरत है जो सर्वमान्य हो, यानी पूरी यूनिवर्स में मान्य हो, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि सर्वमान्य सूचक, इसे सार्वभौम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शो द डिफरेंट कलर, यानी कि भिन्न भिन्न हमारे जो है रंग दिखाता है, भिन्न भिन्न रंग दिखाता है एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग सांद्रण में ये H आयन दिखाता है किसी सॉल्यूशन में। अगर हम इसे हम pH स्केल कहते हैं,
पीएच स्केल किया जाता है मेजरिंग, मापने में H पॉजिटिव आयंस इन कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, और या हम कह सकते हैं OH आयंस कंसंट्रेशन POH आयंस में। यहां P का मतलब क्या है? P, ये P जो भाषा में लिया जाता है, ये पोटेंज भाषा ली जाती है, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी कि शक्ति। तो जब हम H की बात करेंगे तो वहां H आयंस की पोटेंज ज्यादा होगी, जहां OH की बात करेंगे O आयंस की पोटेंज यानी कि पावर ज्यादा होगी। पीएच स्केल कुछ इस तरीके से इंडिकेटर में आता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में एक 7 लिया जाता है जहां न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो यानी कि पीएच वैल्यू बढ़ेगी, और इस तरफ चलेंगे तो ये घटेगी, यानी कि जितनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो ये होंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो इधर की ओर होंगे। तो जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस है वो धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड इधर की ओर धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे। पीएच स्केल में पीएच वैल्यू इनके बीच में जिसकी होती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। अगर इधर है तो वो एसिड में होगा, और इधर है तो वो बेस में होगा, यानी कि वो अम्ल होगा और वो क्षार में होगा। यहां पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, यहां पर ना तो अम्ल होता है ना क्षार माना जाता है, निष्क्रिय माना जाता है, यानी कि अम्ल की प्रवृत्ति वाले, अम्ल वाले वो इधर होंगे और क्षार वाले पीएच वैल्यू होंगे। इसमें हमें यह ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट करके कि ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, यानी कि क्या कहते हैं, तनु, अगर हम उसे करते हैं तनु करने पर अम्ल में, और तनु करने पर क्षार में, पीएच की वैल्यू यहां पर इंक्रीज होगी, यानी कि H आयंस बढ़ेंगे, यहां पर घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हमें इनमें इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण बात करनी होगी कि इसका यूज है कहीं, महत्वपूर्ण बात जो आ रही है इसकी, पीएच का हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे से क्या लेना देना है। इसका बहुत ही लेना देना है। पीएच वैल्यूज हमको बहुत बताती है हमारी लाइफ में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे और भी कोई चीज हो, उसके बारे में हमें पीएच वैल्यू से बहुत सारी बातें पता चलती है। जितने भी प्लांट हैं यानी पेड़ पौधे, एनिमल सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सेंसिटिव माने प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और उस समय उनके पीएच वैल्यू उनके शरीर की 7 से 7.8 यानी कि 7 से 7.8 के बीच में रहती है। एसिड रेन के बारे में सुना होगा, अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो। अगर 5.6 की वो अम्लीय वर्षा नहीं मानी जाएगी, लेकिन इससे कम अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो वो अम्लीय वर्षा मानी जाएगी। पीएच ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का पीएच, अगर हर एक फसल एक अच्छा पीएच मानती है अपने हिसाब से, तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू अगर हमें पता होगी कि गेहूं के चावल के लिए या किसी भी खेती के लिए उस समय मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, उससे हमारी खेती और अच्छी हो सकती है जानकर। कृषि विभाग में इसका बहुत यूज होता है। और पीएच इन डाइजेशन यानी कि खाने के पचने में, पीएच ऑफ डाइजेशन यानी कि पाचन में। पाचन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाकर जब जाता है तो वहां पर HCl यानी कि अम्ल आकर होता है, इकट्ठा हो जाता है। अब वो हमारे खाने को अच्छे से पचाता है, यानी कि सही मात्रा में अगर HCl है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनडाइजेशन यानी कि अपचय हो जाए, यानी कि खाना पच नहीं रहा है, तो वहां पर HCl की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। तो डॉक्टर समझ जाता है कि HCl की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसको हमें घटाना है। तो घटाने के लिए उसका एंटी एसिड हमें यूज किया जाता है, और एंटी एसिड हमारा बेस होता है। जैसे आपने एक बोतल देखी होगी दूध के कलर की होगी, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क और मैग्नीशिया, ये आपको लिक्विड पी लेना चाहिए, और जिससे एसिड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। पीएच चेंज इन कॉजेस, पीएच चेंज अगर होता है तो उसमें कुछ परेशानियां होती हैं, ठीक है ना। लो देन अगर 5.5 होता है तो दांत हमारे सड़ने लगते हैं। किसमें? मुंह में। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे क्या हो जाते हैं? दांत सड़ने लगते हैं। डिसे माने सड़ना या खराब होना, ठीक है ना। प्लाक बन जाता है या कुछ हो जाता है तो पीएच
हमारा ये कम होने लगता है तो उसकी वजह से होता है। तो ऊपर का जो एनेमल है यानी कि दांत के ऊपर की परत है, पीएच की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो गलने लगेगी, कटने लगेगी और दांत के अंदरूनी नसों पर पहुंच जाएगी, जो हमें दांतों को खराब कर सकती है। कुछ प्राणी जो है, जानवर हैं, सेल्फ डिफेंस में यानी कि आत्मरक्षा में, आत्मरक्षा में, ठीक है ना, अम्ल का यूज करते हैं। क्योंकि जैसे मधुमक्खी है, उनके डंक में अम्ल की मात्रा होती है, जब वो काट लेते हैं तो हमें बहुत ही चुभन होती है, तो हम वहां पर अगर बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा अगर हम लगा लें तो वो डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, जिससे दर्द पीड़ा कम होगी। यानी कि जहर वाले, जैसे हम कहते हैं हमें जो काट लेते हैं, ततैया है या मधुमक्खी यानी बीज है, तो उनके डंक में हमारा क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, इनका क्या वैल्यूज है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के बीच में डिफरेंस लेके आए हैं विद एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस। यानी कि अम्ल और क्षार किस किस से क्रिया कर सकते हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। पहले हम देखते हैं यहां पर कि आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिखा है मेटल एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। यानी कि HCl और ये मेटल हो गया जिंक, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। यहां पर बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहां पर एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो मेटेलिक सॉल्ट और H2 बनता है। यानी कि क्या कहते हैं हम मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे इसे, तो इसमें मेटेलिक ऑक्साइड हमारा ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड और यहां पर हमारा एसिड रहा HNO3। इसने हमारे साथ कैल्शियम यानी C इन ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस यानी मेटेलिक सॉल्ट बनाया और H2 बनाया। बेस में भी इसी तरीके से एसिडिक ऑक्साइड बनता है, यहां मेटेलिक ऑक्साइड होता है वहां एसिडिक ऑक्साइड बनता है। तो उसमें जब एसिडिक ऑक्साइड बनता है यानी कि NOH यानी बेस के साथ CO2 मिलता है एसिडिक ऑक्साइड, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी सॉल्ट बनता है। इस तरीके से और भी बनता है। इसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन उसमें H2 नहीं बनता। यहाँ HCl Zn ऑक्साइड बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। एसिड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, एसिड प्लस मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ये होगा, मेटल ये रहा, हाइड्रोक्साइड ये रहा, मेटल ये रहा, हाइड्रोक्साइड ये रहा। तो यहां पर HCl से रिएक्शन करके इसने मेटेलिक सॉल्ट यानी कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और H2 गैस वो वाटर देता है। यहां पर मेटेलिक बेस दिया है, अमोनिया सॉल्ट है। तो मेटेलिक बेस और अमोनिया सॉल्ट ये रहा सोडियम अमोनिया क्लोराइड और मेटेलिक बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि मेटेलिक सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड H2O बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से हमारा है एसिड मेटेलिक सल्फाइड, इसमें हमारा बाइसल्फाइड भी है। यानी कि मेटेलिक सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और H2O बनता है। तो इसमें HCl सोडियम क्या कहते हैं सल्फाइड दे रखा है और इसमें सोडियम क्लोराइड SO2 H2O। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट दे रखा है, इसमें पोटेशियम सॉल्ट बन गए क्लोराइड SO2 और H2 बना। ये लास्ट रिएक्शन है एसिड प्लस मेटेलिक कार्बोनेट। एसिडिक मीनिंग मेटेलिक कार्बोनेट हो या मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो इसमें सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा, लेकिन यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहां कोई रिएक्शन नहीं दी है उसकी। तो HCl है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा दोनों में सॉल्ट बन गया, CO2 बन गया और H2 बन गया। तो बच्चों हमने इसमें यह जानने की कोशिश की है कि मेटल एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार किस तरीके से किससे क्रिया करके क्या बनाएंगे। तो ब्लैक लाइन में मैंने उन्हें शॉर्ट में लिखने की कोशिश की और एक एक दो एग्जांपल देने का प्रयास किया है और यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी कि उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है? जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है, यानी कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर जब रिएक्शन करते हैं उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। यहां पर 4 तरह के आपको इसके डिफरेंस समझाए गए, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो यहां पर हमारा एसिडिक सॉल्ट मिलता है, यानी कि अम्लीय लवण प्राप्त होता है, और वाटर H2O। यहां पर हमारा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो हमारा यहां पर बेसिक सॉल्ट यानी कि क्षारीय लवण प्राप्त होता है। यहां पर आप देखेंगे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। देखिए बच्चों, तो हमने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्षारीय लवण बनता है H2O। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, यानी कि उदासीन लवण बनता है। ये भी सेम उदासीन लवण बनता है। तो यानी कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होंगे, या दोनों ही दुर्बल होंगे, यानी कि वीक एसिड वीक बेस होंगे, तो हमारा उदासीन लवण यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। बस यहां ध्यान रखना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी टाइप का लवण मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो अम्लीय लवण मिलेगा, और वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं बेस है, यानी कि प्रबल क्षार है, तो क्षारीय लवण मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, यहां स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल है तो ये आपका क्षारीय लवण होगा, यानी कि बेसिक होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो ये अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि हमें इसमें स्पेशल ध्यान रखना है। इसमें अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन बताया गया है, जो उनके प्रबल यानी कि दुर्बल यानी कि स्ट्रॉन्ग है कि वो वीक है, उसके साथ रिएक्शन को समझाया गया है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इस लास्ट टॉपिक में हम केमिकल फॉर्म्स कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो रासायनिक रूप में हमारे जो मुख्य लवण हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 टाइप के आपके कॉमन सॉल्ट हैं जो किसी तरीके से कहीं ना कहीं यूज होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड में अगर वाटर को मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसमें क्लोरीन मिलती है, हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो यानी कि सॉल्ट में वाटर मिलाने से बनता है। तो जहां पर H2 का यूज हम फ्यूल्स में या क्या कहते हैं मैग्रीन में कर सकते हैं, और क्लोरीन का PVC ये CFSs जो होती है इनमें कर सकते हैं। HCl का प्रयोग हम क्लीनिंग ऑफ स्टील्स यानी कि मेडिसिन में, दवाइयों में भी यूज होता है, और यहाँ जो स्टील होता है हिंदी में कहते हैं कि इस्पात की सफाई करने में,
यानी कि इसका हम यूज कर सकते हैं इस्पात की सफाई, यानी उस पर HCl डालकर उसको हम और सफा कर सकते हैं उसकी। NOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये डीग्रीसिंग द मेटल, डीग्रीसिंग मेटल मतलब जैसे हम किसी मेटल पर ग्रीस लगा हुआ है और ग्रीस हटाना है, उसकी चिकनाट को हटाना है, सब साबुन की चिकनाट को हटाना है, ठीक है ना, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको हटा सकते हैं। पेपर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है क्लोरीन प्लस NaH, ये इस तरीके से ब्लीच का काम करता है। किसका काम करता है? ब्लीच का। ब्लीच का काम किस तरह से, यानी कि जो घर में हमारे कोई चीज है उसको यानी कि उसमें से रंग हटाना है, तो उसलिए हमारे ब्लीच का काम करेगा। घर में किसी चीज के रंग हटाने के लिए अगर हम इन मिश्रण को मिला देते हैं तो ब्लीच का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर आ गया। ब्लीचिंग पाउडर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जो हमारा मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनता है H2O। ब्लीचिंग जो हमारा ये बना है इस तरीके से, इसका ब्लीच से ही नाम आ रहा है। ब्लीच माने सफाई, यानी कि किसी चीज को साफ करना, ब्लीच, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं ना, इसे हम हिंदी में कहते हैं धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा या पाउडर। तो ब्लीच किसका करते हैं? जैसे कॉटन में से रंग हटाना है, लाइनिंग करना है या कुछ करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। लकड़ी का जो पल्प होता है, ठीक है ना, पल्प होता है उसमें उसको हम मज्जा बोलते हैं, उसमें प्रयोग होता है। और पेपर फैक्ट्री में इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजेंट यानी उपापचय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए, यानी कि उसको गंदगी खत्म करने के लिए इसका भी यूज किया जा सकता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये सॉल्ट H2O CO2 मिलाकर और अमोनिया मिलाकर NH4Cl और NHCO3 प्राप्त होता है। इसमें अमोनिया क्लोराइड यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हमारे घर में यानी कि जो खाने वाला सोडा है उस पाउडर को बनाने में काम किया जाता है। सोडा एसिड फैक्ट्री में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। एन इंग्रेडिएंट इन एंटाऑक्सीड में भी यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि ऐसे मिश्रण जिसे हम एंटी एसिड बना सके, ठीक है। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, यानी कि सॉरी यहां पर ब्लीचिंग पाउडर में वॉशिंग सोडा नहीं आएगा, ये धावन सोडा के लिए यूज किया जाता है। धावन सोडा ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कि ये अलग होता है ब्लीच के लिए। विरंजक कहते हैं इसे, विरंजक पाउडर, गलत लिख दिया था मैंने, विरंजक, विरंजक पाउडर। विरंजक का मतलब होता है किसी, रंजक माने रंग और विरंजक मतलब उसका रंग हटाना, इसलिए इसको विरंजक यानी ब्लीच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां धावन सोडा की बात हो रही है, वॉशिंग सोडा है। ये Na2CO3 10H2O होता है। ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर के मिलाने से यहां सोडियम कार्बोनेट 10H2 यानी कि हमारा ये रिक्रिस्टलाइजेशन एजेंट के रूप में काम करता है बनने के लिए। इसका यूजेस क्या होता है? ग्लास, सॉप, पेपर में इसका बनाने में यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, बोरेक्स बनाने में यूज किया जाता है, नहीं बोरेक्स के बनाने में प्रयोग किया जाता है। रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, जो कठोर पानी होता है यानी कि हार्ड वाटर होता है, उसकी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, इसे हाफ होता है तो इसे हम हेमी बोलेंगे, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जब वाटर से यानी कि 1/2 हाइड्रोजन H2O से जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि वाटर यानी कि जिसे हम कहते हैं जिप्सम बनता है। इसका प्रयोग डॉक्टर्स क्या करते हैं? सपोर्टिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स, यानी कि जब हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो हार्डनेस बनाने के लिए उसके चारों ओर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जो हार्डनेस बनाता है जिससे हड्डियों को सपोर्ट मिलता है। खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऐसी सजावट का सामान करने, डेकोरेटिंग यानी सजावट का सामान करने के लिए। और सरफेस स्मूथ, किसी का सरफेस चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। बच्चों ये सब लास्ट टॉपिक है इसका,
और हमने आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप सदा खुश रहें, जहां भी रहें। नमस्कार।